नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में, जहां पे आज हम बात करेंगे कि निफ्टी 50 पिछले एक महीने में इतना नीचे क्यों गिर रहा है। दूसरा हम बात करेंगे कि मेरे जीरोधा स्टॉक पोर्टफोलियो एज कम्पेयर टू निफ्टी 50 कैसा परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद हम वारी एनर्जीज के आईपीओ अलॉटमेंट के बारे में बात करेंगे कि अगर आपने आईपीओ अप्लाई किया है और आपको आईपीओ अलॉट हो चुका है तो क्या आपको उसको होल्ड करते रहना चाहिए या तो आपको उसको सेल कर देना चाहिए। और वारी एनर्जीज और एग्री मार्केट प्रीमियम के बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि निफ्टी 50 पिछले एक महीने में 6% से नीचे गिरा है। निफ्टी 50 ने अपना टॉप 26,216 रुपए तक देखा था। अभी निफ्टी 50 करंटली ट्रेड कर रहा है 24,400 रुपीज पे, यानी कि तकरीबन 6.5% का फॉल हुआ है निफ्टी 50 में। ये मैं करेक्शन तो नहीं बोल सकता हूँ, ये माइल्ड फॉल हुआ है, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है कि एक जितनी अच्छी खासी रैली निफ्टी 50 ने दी है तो 5% का करेक्शन होना तो मामूली है और उल्टा होना भी चाहिए, ताकि इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस जो है वो कंट्रोल में आ जाए और वो रैशनलाइज हो जाए। क्योंकि इतना जो पिछले 2-3 साल में निफ्टी 50 ने रिटर्न दिए, हर साल 24% के जो CAGR निफ्टी 50 ने देखे, वो इतना सस्टेनेबल नहीं है। तो इन्वेस्टर्स को रैशनलाइज करना ज़रूरी है। और रीज़न क्या है मार्केट फॉल होने का, तो सबसे पहले आप जानते हो ईरान और इसराइल का वॉर, उसके बाद चाइना की इकोनॉमी का स्टिमुलस, जिसकी वजह से इमर्जिंग मार्केट जैसे कि इंडिया से प्रॉफिट बुकिंग होना फॉरेन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और FDIs के द्वारा, और उसकी वजह से मार्केट में सेलिंग होना और चाइना की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होना। उसके बाद एक रीज़न हो सकता है कि डॉलर जो स्ट्रांग हुआ है उसके वजह से इंडियन रुपीज़ पे प्रेशर आया है, इसलिए इंडियन रुपीज़ पे जब प्रेशर आता है तब स्टॉक मार्केट थोड़ा बहुत सेल होता ही है। उसके बाद चलिए हम बात करते हैं मेरे जीरोधा स्टॉक पोर्टफोलियो ने कैसा परफॉर्म किया है एज कम्पेयर टू निफ्टी 50। तो सबसे पहले मैं होल्डिंग्स में चले जाता हूँ। तो आज यहाँ पे आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे देख सकते हो कि निफ्टी 50 ने आज तकरीबन 0.15% से नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन मेरे पोर्टफोलियो ने आज 0.18% से पॉजिटिव रिटर्न दिया है, यानी कि मेरा मेरे पोर्टफोलियो ने तकरीबन 0.3% से 0.35% से निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है। आज के दिन के मेरे मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टॉक्स देखे तो सबसे पहला है एवलॉन ने आज 4% का रिटर्न दिया है। IDFC फर्स्ट बैंक ने आज 2% का रिटर्न दिया है। और अगर मोस्ट लॉस मेकिंग स्टॉक के बारे में बात करें तो जोमेटो है। जोमेटो ने तकरीबन 4% का नेगेटिव रिटर्न दिया है और EIH होटल्स ने नेगेटिव 1.15% का रिटर्न दिया है। मेरे पोर्टफोलियो की करंट कॉस्ट अभी 86,360 रुपीज है और मेरी पोर्टफोलियो भी की करंट वैल्यू है 1,15,128 रुपीज। मेरे पोर्टफोलियो का अभी टोटल प्रॉफिट है 30,628 रुपीज का। बाकी सब चीज़ें आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अनरियलाइज्ड गेन्स अभी मेरे पोर्टफोलियो का 10,167 है, यानी कि अभी इतना प्रॉफिट मेरा अनरियलाइज्ड है। रियलाइज्ड प्रॉफिट मेरा 19,870 रुपीज़ का है, यानी कि तकरीबन आप 20,000 समझ लीजिए। 20,000 रियलाइज प्रॉफिट से है, इसका मतलब ये है कि मैंने 20,000 स्टॉक्स बेच के प्रॉफिट कमाया हुआ है और वही पैसा मैंने दूसरे स्टॉक्स में री इन्वेस्ट कर दिया है, वो है 20,000 रुपये का। अब तक मैंने डिविडेंड्स कलेक्ट किए, वो 591 रुपीज़ का मेरा डिविडेंड कलेक्ट किया है मैंने आज तक के डेट में। एक्सपेक्टेड एनुअल डिविडेंड्स, यानी कि इस साल में मैं 767 रुपीज़ का डिविडेंड एक्सपेक्ट करने वाला हूँ। करंट डिविडेंड यील्ड मेरी 0.9% की है। अभी मेरा पोर्टफोलियो ग्रोथ पोर्टफोलियो से ओरिएंटेड है, डिविडेंड पोर्टफोलियो से नहीं है, इसलिए अभी मेरी डिविडेंड यील्ड कम है। फिर परसेंटेज टर्म्स पे देखें तो मेरा टोटल प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज अभी 35% का है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस अगर मैं दिखाऊँ आपको तो जीरोधा के पोर्टफोलियो में जाके आप देख सकते हो कि मेरा जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट परसेंटेज है वो 10% का है, लेकिन मेरा टोटल प्रॉफिट है जो रियलाइज्ड प्लस अनरियलाइज्ड, वो दोनों को मिला के मेरा 35% का भी टोटल प्रॉफिट है। एलोकेशन देख ले तो सबसे पहले आप देख सकते हो IDFC फर्स्ट बैंक में मेरा 10.4% का एलोकेशन है। टाटा पावर में 8.4% का एलोकेशन है। अंबुजा सीमेंट्स में 8.7% का एलोकेशन है। क्रॉम्पटन्स में 8% का एलोकेशन है। मैक्स हेल्थ में 8.7% का एलोकेशन है। पूनावाला फिनकॉर्प में 10.6% का एलोकेशन है। जोमेटो में 9% का एलोकेशन है। एवलॉन में 8.9% का एलोकेशन है। स्टार हेल्थ में 9.5% का एलोकेशन है। EIH होटल्स में 8.7% का एलोकेशन है और कल्याण ज्वेलर्स में 9% का एलोकेशन है।
फिर ये पोर्टफोलियो का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स माय ग्रोथ, कौन से स्टॉक्स ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है मेरे पोर्टफोलियो की ग्रोथ में। तो उसमें है जोमेटो ने 20% कंट्रीब्यूट किया है मेरे टोटल पोर्टफोलियो के प्रॉफिट के कंट्रीब्यूशन में। सेनको ने 18.67% का कंट्रीब्यूशन किया है। उसके बाद टाटा पावर ने 12.67% का कंट्रीब्यूशन किया है। फिर मैक्स हेल्थ ने 10.75% किया है। सिंजी ने 7.9% का किया हुआ है। क्रॉम्पटन ने 7.62% का किया है। मतलब ये पूरे हिस्ट्री में जितने भी स्टॉक्स थे उसका उन लोगों का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है उतने स्टॉक्स का मेरे पूरे पोर्टफोलियो में, ये सब कुछ एक साथ दिखाता है। रिटर्न्स पर परसेंटेज एलोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका मतलब है कि कौन से स्टॉक ने पर परसेंटेज एलोकेशन में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दिए। यानी कि इन शॉर्ट अगर आपको मैं ये बताऊँ कि कौन से स्टॉक का बेट मेरा मोस्ट सक्सेसफुल रहा है, तो आप देख सकते हो जोमेटो ने अच्छा खासा मेरा प्रॉफिट दिया हुआ है। जोमेटो के बाद मैक्स हेल्थ ने भी अच्छा खासा रिटर्न दिया है। टाटा पावर भी एक अच्छा स्टॉक है मेरे बेट के हिसाब से। फिर क्रॉम्पटन इतना ज़्यादा जोमेटो जितना और मैक्स हेल्थ जितना अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा है। अंबुजा सीमेंट भी अच्छा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक थोड़ा अच्छा था, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ऊपर था, लेकिन अभी ये थोड़ा नीचे गिर गया है। जब 80 और 85 के रुपीज़ में था तब मैंने पूरा का पूरा पोर्टफोलियो सेल कर दिया था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। फिर उसमें मैंने वापस से री एंट्री ली 86 पे बेच पूरा आईडीएफसी स्टॉक सेल करके मैंने 80 पे री एंट्री ली। अभी 68 चल रहा है, डाउन हूँ मैं। मतलब ओवरऑल देखे तो प्रॉफिट में ही चल रहा हूँ, क्योंकि रियल इन्वेस्टमेंट मेरी 58 रुपीज़ से चालू हुई थी। 86 पे मैंने ऑल सेल आउट कर दिया था पूरा, और वापस से री एंट्री मैंने 80 पे की है। यानी कि अभी नेट में प्रॉफिट में ही चल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा कम है यहाँ पे। फिर नेगेटिव रिटर्न्स में देखिए कल्याण ज्वेलर्स, EIH होटल्स और स्टार हेल्थ दिखा रहा है, क्योंकि इसमें से आप देख सकते हो EIH होटल्स एंड कल्याण ज्वेलर्स जस्ट मेरे रिसेंटली एडेड स्टॉक से पिछले 15 या 20 दिन पहले मैंने इन दोनों को ऐड किया था, और उसके बाद मार्केट्स नीचे ही गिरे। मैंने क्या सेल किया था, मैंने सेनको सेल ऑफ कर दिया था और सिंजी सेल ऑफ करके इन दोनों में री इन्वेस्ट किया था, क्योंकि सेनको थोड़ा ग्रोथ उसका ज़्यादा मेरे को कल्याण ज्वेलर्स के जितना ग्रोथ नहीं दिख रहा था। तो सेनको भी ज्वेलरीज में है, कल्याण ज्वेलर्स भी ज्वेलरीज में है, तो मैंने सेनको सेल ऑफ करके फिर कल्याण ज्वेलर्स में री एंट्री ली, और सिंजी को सेल ऑफ करके EIH होटल्स में मैंने उसको दूसरे स्टॉक्स में री एंट्री ली है। फिर अगर आपको मैं स्टॉक समरी दिखा दूँ, तो ये जो स्टॉक समरी आप देख रहे हो, इसमें मैंने जितने भी ट्रेडेड स्टॉक्स है मेरे आज तक की लाइफ में, जिसको मैं होल्ड करता हूँ नहीं करता हूँ, इसकी पूरी लिस्ट है। तो ऊपर से अगर हम स्टार्ट कर लेते हो, TCS है। TCS था मेरे पास, अभी होल्ड नहीं करता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्री अभी होल्ड नहीं करता हूँ, पहले था। फिर HCL टेक पहले था, अभी होल्ड नहीं करता हूँ। HDFC बैंक पहले था। हिंदुस्तान यूनिलीवर भी सेल ऑफ कर दिया, ITC भी सेल ऑफ कर दिया। IDFC फर्स्ट बैंक में अभी भी होल्ड करता हूँ। कैश तो मैंने अभी मेरे पोर्टफोलियो में फंड्स में कितना कैश रखा है, ये उसका वैल्यू है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 267 रुपीज़ अभी मेरे पोर्टफोलियो में ऐसे ही पड़े हुए। टाटा पावर अभी होल्ड करता हूँ मैं, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होल्ड नहीं करता। ICICI जनरल इंश्योरेंस सेल ऑफ कर दिया, डाबर सेल ऑफ कर दिया, अंबुजा सीमेंट अभी भी होल्ड करता हूँ, भारती एयरटेल सेल ऑफ कर दिया, EID पैरी सेल ऑफ कर दिया, GSPL सेल ऑफ कर दिया, HDFC लाइफ सेल ऑफ कर दिया, क्रॉम्पटन अभी भी होल्ड करता हूँ, ICICI बैंक सेल ऑफ कर दिया, KPI टेक भी मैंने सेल ऑफ कर दिया, सिंजी सेल ऑफ कर दिया, मैक्स हेल्थ होल्ड करता हूँ, पूनावाला होल्ड करता हूँ, जोमेटो होल्ड करता हूँ, सेनको सेल ऑफ कर दिया, एवलॉन अभी भी होल्ड करता हूँ, स्टार हेल्थ होल्ड करता हूँ, EIH एंड कल्याण ज्वेलर्स अभी भी मैं होल्ड करता हूँ। तो गाइज ये था मेरे पोर्टफोलियो का गूगल शीट। अगर आपको भी अपना सेम पोर्टफोलियो बनाना है गूगल शीट में, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप क्लिक कीजिए, सब्सक्रिप्शन कीजिए, और मैं आपको अपना गूगल शीट्स का लिंक आपको दे दूंगा, जिसमें आप यहाँ पे मेरे जैसे हर एक ट्रांजेक्शन आप डाल सकते हो और अपना पोर्टफोलियो ट्रैक कर सकते हो। उसके बाद चलिए बात करते हैं वारी एनर्जीज के IPO के बारे में। तो आप सब लोगों ने सुना ही रहेगा, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज है। ये इसकी पेरेंट कंपनी, मतलब वारी एनर्जीज इसकी पेरेंट कंपनी है, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज की। तो जब वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज का IPO आया था तब बहुत ही अच्छा रिटर्न्स दिया है। अगर आपको मैं तो शेयर प्राइस भी दिखा देता हूँ इसकी, तो पिछले 5 साल में 61,000% का रिटर्न दिया है। यानी कि अगर आपने 1 रुपये इन्वेस्ट किया रहता, वो 61,000 रुपीज़ हो जाता है। यानी कि 1 लाख को अगर आप इंटू 61,000 टाइम्स करोगे
तो आप वो कैलकुलेट करके कैलकुलेट कर दीजिए अपने कैलकुलेटर में। मैं इतना कैलकुलेट नहीं करने वाला। 2019 में 2 रुपए का था, 1 रुपए का था, तो इतना कुछ नहीं। 2019 से तो अगर आपने नॉर्मली पिछले 1 साल में वारी एनर्जीज ने तकरीबन 500% का रिटर्न दिया है, यानी कि 5 गुना ज्यादा 5 से 6 गुना पैसा हो चुका है वारी एनर्जीज का। तो 1 लाख इन्वेस्ट किया हुआ तो आज तकरीबन 6.5-7 लाख रुपए हो गया रहता। तो अगर वही सोच के आपने वारी एनर्जीज के आईपीओ में इन्वेस्ट किया रहेगा, यानी कि अप्लाई किया रहेगा, तो आपको मैं ये बता दूं कि अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम 91% हायर है एज कम्पेयर टू द करंट एलोकेटेड प्राइस, यानी कि एक अच्छा खासा आपको ओपनिंग देखने को मिल सकता है। अभी आपकी थिंकिंग क्या थी इन्वेस्ट करने के टाइम की? अगर आपने ये सोचा रहेगा कि इन्वेस्ट करने के टाइम कि मैं इसके फंडामेंटल्स देख के इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करूँगा, तो आपको इस कंपनी पे कन्विक्शन है तो आपको इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। लेकिन आपका सिर्फ यही था ऐसा कि मुझे सिर्फ आईपीओ में प्रॉफिट बुकिंग करना है, मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट लेना है। अगर आपका सिर्फ वो यही मेंटालिटी था, आपने कोई फंडामेंटल एनालिसिस नहीं किया है, तो आपको ये स्टॉक जैसे अगर आपको आईपीओ में अलॉट हुआ है और आपको अगर अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है तो ऑन द स्पॉट सेल करके प्रॉफिट बुक करके आपको बैठ जाना चाहिए। बस गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टाटा।